आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो पहली नज़र में तो मतलब एक हल्की-फुल्की कॉमेडी लगती है, हम्म। लेकिन असल में वो भारतीय मिडिल क्लास की दुखती रग पर हाथ रखती है। फिल्म है ज़रा हटके ज़रा बचके। और ये दुखती रग है अपने घर का सपना। लेकिन कहानी सिर्फ एक घर खरीदने की नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस बात की है कि उस सपने को पूरा करने के लिए एक आम इंसान कितना झुक सकता है, कितनी हदें पार कर सकता है। हाँ, आज हम इसी फिल्म के जरिए प्यार, प्राइवेसी और शॉर्टकट्स की कीमत की परतों को एक तरह से खोलने की कोशिश करेंगे। हाँ, क्योंकि ये कहानी इंदौर में रहने वाले कपिल और सौम्या की है। हम्म। एक ऐसा कपल जो भरे पूरे परिवार में रहता है। और कैसे प्राइवेसी की कमी उन्हें एक ऐसा खतरनाक फैसला लेने पर मजबूर कर देती है जो उनके पूरे रिश्ते को ही दांव पर लगा देता है। तो चलिए इस कहानी के किरदारों और उनके फैसलों की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। तो कहानी खुलती लय है इंदौर के एक ठेठ मिडिल क्लास घर में। कपिल दुबे एक योगा इंस्ट्रक्टर और सौम्या चावला एक ट्यूशन टीचर। और दोनों अपने परिवार के साथ रहते हैं, मतलब माता पिता, मामा मामी, सब एक ही छत के नीचे। हाँ, देखने में तो एक बहुत ही खुशहाल संयुक्त परिवार लगता है। लगता है पर असल में है नहीं। और यहीं से मुझे लगता है फिल्म अपनी नींव रखती है। हम्म, वो जो सुबह की चाय से लेकर रात के सोने तक घर में चहल पहल है ना, वही सौम्या और कपिल के लिए घुटन बन जाती है। प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। और डायरेक्टर ने इसे बहुत ही मजेदार लेकिन चुभने वाले तरीके से दिखाया है। हाँ। कई सीन्स हैं जहां कपिल और सौम्या एक रोमांटिक पल चुराने की कोशिश करते हैं और दरवाजे पर कोई कोई ना कोई आ जाता है। हाँ, कोई दस्तक दे देता है। कभी मामी आ जाती हैं, कभी कोई और। प्यार तो है, लेकिन उसे महसूस करने के लिए वो 4 गज की अपनी जगह नहीं है। बिल्कुल सही बात है। प्राइवेसी एक लग्जरी है, अधिकार नहीं। और ये टकराव आज के भारत के टियर 2 शहरों की असलियत है। हाँ, इंदौर जैसे शहर। हाँ, इंदौर जैसे शहर, जहाँ एक तरफ मॉल कल्चर और मॉडर्न सोच बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ संयुक्त परिवार की जड़ें आज भी बहुत गहरी हैं। और सौम्या और कपिल इसी टकराव के बीच फंसे हुए हैं। सौम्या पर इसका असर ज्यादा दिखता है। वो घर के नियमों और वो जो लगातार की टोका टाकी है उससे परेशान है। उसे अपनी आजादी चाहिए। लेकिन कपिल, वो बेचारा तो बीच में फंसा हुआ है। हाँ, और कपिल की हालत तो वही है जो हिंदुस्तान के लाखों नहीं करोड़ों शादीशुदा मर्दों की होती है। मतलब ना माँ को नाराज कर सकते हैं, ना बीवी को। वो दोनों को खुश रखने की एक नाकाम कोशिश में बस पिसता रहता है। फिल्म इस दुविधा को बहुत ईमानदारी से दिखाती है। और इसी रोज रोज की घुटन से एक सपना जन्म लेता है। सौम्या कपिल से कहती है, मुझे बस एक छोटा सा अपना घर चाहिए। और कपिल भी इस सपने को अपना बना लेता है। लेकिन यहीं से सपनों का सामना होता है हकीकत की दीवार से। हाँ, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए सपना देखना और उसे पूरा करने के बीच एक बहुत लंबी और मुश्किल खाई होती है, जिसे ईएमआई और बैंक लोन कहते हैं। बिल्कुल। वो हाउस हंटिंग वाले सीन तो बहुत ही रिलेटेबल हैं। बहुत ज्यादा। हर ब्रोकर उन्हें उनके बजट से 2 गुना महंगा घर दिखाता है। उनकी छोटी सी सैलरी उस सपने के सामने मतलब बौनी लगने लगती है। और ये वो पल है जहां उम्मीद टूटती है और इंसान शॉर्टकट तलाशने लगता है। सही कहा। और यही कहानी में वो मोड़ आता है जहां जरूरत और लालच के बीच की जो रेखा है वो धुंधली हो जाती है। हाँ, अब तक उनका सपना जायज था, एक जरूरत थी, लेकिन जब सारे सीधे रास्ते बंद दिखते हैं तब इंसान की नैतिकता की परीक्षा शुरू होती है। तो एक तरफ सपनों का पहाड़ था और दूसरी तरफ सैलरी की छोटी सी हकीकत। और ऐसे में उन्हें पता चलता है एक सरकारी हाउसिंग स्कीम के बारे में। एक उम्मीद की किरण। लेकिन इस स्कीम में एक बहुत बड़ा पेंच है। और ये पेच ही कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यही वो चीज है जो उन्हें एक सीधे साधे मिडिल क्लास कपल से एक झूठे ड्रामे का किरदार बना देती है। हाँ, क्योंकि स्कीम की शर्त यह है कि इसका फायदा सिर्फ उन लोगों को मिल सकता है जो तलाकशुदा हैं। सोचिए, एक ऐसा कपल जो साथ रहना चाहता है उसे अलग होने का नाटक करना पड़ेगा, सिर्फ एक घर के लिए। यही फैसला ही फिल्म का दिल है। निराशा और दबाव में इंसान खुद को कैसे समझा लेता है कि एक बड़ा झूठ बोलना ठीक है अगर इरादा नेक हो तो। वो सोचते हैं कि ये बस एक कागजी कार्रवाई है, घर मिलते ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं समझते कि झूठ कभी भी सिर्फ कागज पर नहीं रहता। नहीं, वो आपके रिश्तों में, आपकी आत्मा में उतर जाता है। और यहीं से शुरू होता है नकली झगड़ों का, कोर्ट कचहरी का और दिखावटी अलगाव का एक सिलसिला। मुझे तो वो नकली झगड़ों वाले सीन बहुत दिलचस्प लगे। हाँ, क्योंकि डायरेक्टर ने यहाँ कॉमेडी का इस्तेमाल एक ढाल की तरह किया है। शुरू में जब वो लड़ते हैं तो हमें हंसी आती है। हाँ, वो एक दूसरे पर झूठे इल्जाम लगाते हैं, परिवार के सामने ड्रामा करते हैं।
लेकिन धीरे धीरे उसी हंसी के पीछे छिपे दर्द और उनके रिश्ते पर पड़ रहे असली बोझ को सामने लाया जाता है। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है दर्शकों को कहानी में इमोशनली इन्वॉल्व करने का। लेकिन एक सवाल उठता है यहाँ, क्या उनका सपना सिर्फ एक घर का था या फिर समाज में एक स्टेटस हासिल करने का भी? ये बहुत जरूरी सवाल है। क्योंकि कई बार मिडिल क्लास के सपने अपने नहीं होते, बल्कि दूसरों को दिखाने के लिए होते हैं। सही बात है। शुरू में ये जरूरत लगती है, लेकिन सरकारी स्कीम का शॉर्टकट चुनते ही ये लालच की तरफ मुड़ जाता है। अच्छा, वो सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि आसानी से मिला हुआ घर पाने की कोशिश करने लगते हैं, और यहीं से उनकी मुश्किलें शुरू होती हैं। क्योंकि जो चीज एक घर पाने का जरिया थी, वो धीरे धीरे उनके पूरे अस्तित्व पर हावी होने लगती है। झूठ की एक कीमत होती है, और वो कीमत हमेशा उम्मीद से ज्यादा होती है। और जैसा कि होता है, झूठ का एक गुब्बारा ज्यादा देर हवा में नहीं रहता। बिल्कुल। परिवार को शक होने लगता है कि दाल में कुछ काला है। उन्हें समझ नहीं आता कि जो जोड़ा कल तक एक दूसरे के लिए बना था, वो अचानक अलग क्यों हो रहा है। इसका सबसे गहरा असर कपिल के माता पिता पर पड़ता है। वो खुद को इसका जिम्मेदार मानने लगते हैं। हाँ, वो सोचते हैं कि शायद उनकी वजह से, घर में जगह की कमी की वजह से, उनके बेटे का घर टूट रहा है। और ये सीन दिखाता है कि बच्चों के फैसले, चाहे वो कितने भी निजी क्यों ना हो, उनके माँ बाप पर कितना गहरा भावनात्मक असर डालते हैं। और फिर समाज का दबाव तो है ही। वो तो है ही। रिश्तेदार, पड़ोसी, सब इस ड्रामे को एक तमाशा बना देते हैं। हर कोई अपनी राय देने लगता है, उन्हें जज करने लगता है। शादी जो एक निजी मामला होनी चाहिए थी, वो मोहल्ले का सबसे बड़ा मुद्दा बन जाती है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, क्या भारत में शादी वाकई सिर्फ दो लोगों का निजी मामला है? नहीं लगता। फिल्म बहुत साफ तौर पर दिखाती है कि ये कैसे एक सामाजिक घटना बन जाती है, जहां आपका निजी दुख दूसरों के लिए मनोरंजन या गॉसिप का विषय बन जाता है। और इस सब का सबसे दुखद नतीजा ये होता है कि इस नाटक को करते करते कपिल और सौम्या के बीच सच में दूरियां आने लगती हैं। हाँ, जो झूठ उन्होंने मजबूरी में शुरू किया था, वो अब उनके रिश्ते को सच में तोड़ने लगता है। यहीं पर फिल्म का असली मनोविज्ञान सामने आता है। बिल्कुल। जब आप रोज रोज झूठ बोलते हैं, तो आप खुद उस झूठ पर यकीन करने लगते हैं। उनके नकली झगड़े असली लगने लगते हैं, और वो दिखावटी अलगाव एक भावनात्मक दूरी में बदल जाता है। हाँ, एक सीन है जहां उन्हें एहसास होता है कि जिस रिश्ते को बचाने के लिए ये सब शुरू किया था, वही रिश्ता अब टूटने की कगार पर है। ये वो पल है जहां उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने घर के बदले में अपना रिश्ता ही दांव पर लगा दिया है। बिल्कुल। उन्हें समझ आता है कि घर से ज्यादा जरूरी वो रिश्ता है जिसके लिए घर चाहिए था। सोम्या को एहसास होता है कि आजादी जरूरी है, लेकिन प्यार और सच्चाई के बिना वो भी खोखली है। और कपिल को अपने परिवार को दिए दर्द का एहसास होता है। तो अब ये सिर्फ घर और रिश्ते के बीच का चुनाव नहीं रहता। नहीं, बल्कि ये लालच और प्यार के बीच की एक परीक्षा बन जाता है, और इस परीक्षा में वो बुरी तरह फेल हो रहे थे। आखिरकार क्लाइमैक्स में सच का धमाका होता है। हाँ, उनका पूरा झूठ सबके सामने आ जाता है। और नतीजा ये कि सरकारी स्कीम भी हाथ से निकल जाती है, और परिवार को भी सब कुछ पता चल जाता है। मतलब उनका बनाया हुआ पूरा प्लान ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। एक तरह से वो जहां से चले थे उससे भी बुरी स्थिति में पहुंच जाते हैं। सब कुछ खत्म। तो क्या ये वाकई उनकी हार थी? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि जब झूठ का पर्दाफाश होता है, तभी ईमानदारी और सच्चाई के लिए जगह बनती है। अच्छा, ये पल उनके लिए शर्म का नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी सीख का बन जाता है। उन्हें समझ आता है कि गलत रास्ते की मंजिल हमेशा गलत ही होती है। शॉर्टकट आपको कभी भी सही जगह नहीं पहुंचा सकता। कभी नहीं। इसके बाद कपिल और सोमला सबसे अपनी गलती की माफी मांगते हैं, अपने परिवार से और सबसे ज्यादा एक दूसरे से। ये उनके लिए एक तरह का रीसेट बटन होता है, और यहीं से उनके रिश्ते की एक नई और ज्यादा मजबूत शुरुआत होती है। वो समझते हैं कि उन्होंने सबसे कीमती चीज लगभग खो दी थी, एक दूसरे का भरोसा। फिल्म का अंत बहुत खूबसूरत है। वे साथ रहने का फैसला करते हैं, उसी छोटे से घर में, उसी परिवार के साथ। लेकिन इस बार बिना किसी शिकायत के। हाँ, वे तय करते हैं कि अब वो मेहनत और ईमानदारी से धीरे धीरे अपने सपने पूरे करेंगे, लेकिन अपनों को तोड़कर या किसी को धोखा देकर नहीं। और फिल्म का अंतिम संदेश बहुत सादा लेकिन गहरा है। क्या? कि घर ईंट, पत्थर या दीवारों से नहीं बनता, बल्कि भरोसे, ईमानदारी और एक दूसरे के साथ से बनता है। बिल्कुल सही। ये बताता है कि असली घर कोई फिजिकल जगह नहीं, बल्कि एक इमोशनल एहसास है। एक ऐसी जगह जहां अपनापन हो, जहां आप सुरक्षित महसूस करें, चाहे वो जगह कितनी भी छोटी क्यों ना हो।
तो जरा हटके जरा बचके हमें ये सिखाती है कि मिडिल क्लास के सपने जायज हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए चुने गए रास्ते की कीमत होती है। और कभी-कभी वो कीमत सपनों से भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। बिल्कुल। ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक सवाल भी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम नैतिक रूप से कितना झुकने को तैयार हैं। क्या लक्ष्य इतना महत्वपूर्ण हो सकता है कि उसके लिए हम अपने सिद्धांत और सबसे करीबी रिश्तों को ही दांव पर लगा दें? और ये चर्चा एक बहुत ही जरूरी सवाल हमारे श्रोताओं के लिए भी छोड़ जाती है। हाँ। आज की इस तेज तरार दुनिया में जब हर कोई जल्दी से सब कुछ हासिल कर लेना चाहता है, तब घर का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ 4 दीवारों की मिल्कियत है, एक प्रॉपर्टी है?